नमस्कार। आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर देवेश विजय जी। देवेश विजय जी लंबे समय से अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहे हैं। यूरोप के इतिहास के अलावा विश्व की संस्कृतियों की तुलनात्मक अध्ययन इनका विषय क्षेत्र रहा है और इसके साथ-साथ लंबे समय से वो समाचार पत्र पत्रिकाओं में भारत के बदलते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के ऊपर लिखते रहे हैं। आज एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है, उन्हीं के ऊपर हम संक्षेप चर्चा करते हैं। स्वागत है सर आज के इस वार्ता में आपका। धन्यवाद डॉक्टर ओंकारनाथ जी। मुझे बहुत खुशी है इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने चर्चा के लिए उठाया है, बुलाया है। सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में अभी जो बदलाव हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा अपेक्षित और काफ़ी समय से प्रतीक्षित परिवर्तन था कि समय समय के साथ वैसे ही पुस्तकों का रिवीजन होता रहना चाहिए और 10 साल का समय काफ़ी होता है। ख़ास तौर पर सोशल साइंसेस और हिस्ट्री जैसे विषय में नई जानकारियाँ निरंतर आती रहती हैं, तो मैं इसको बहुत स्वागत करता हूँ। और दूसरा एक कारण ये था कि पिछली सरकारों में एक तरह का छद्म कहें सेकुलरवाद हावी हो गया था, जिसके कारण सारा इतिहास इसी दृष्टिकोण से लिखा गया और उसमें कुछ त्रुटियां रह गईं। हालांकि उसकी गुणवत्ता इस बायस के अलावा बहुत ख़राब नहीं थी, लेकिन इस बायस को दूर करने की बड़ी ज़रूरत थी और ये प्रक्रिया अब शुरू हुई है। ये बड़ी स्वागत योग्य है। सर इतिहास के पुस्तकों में बदलाव क्यों होना चाहिए जबकि वो बीती हुई घटना है? मेरा ये प्रश्न है। जैसा मैंने कहा, एक तो समय के साथ नई जानकारी अतीत के बारे में भी मिलती है। जैसे कुछ समय पहले तक ये सभी हिस्टोरियंस में एक कंसेंसस था कि इंसान की उत्पत्ति करीब 20 लाख साल पहले वानर से हुई, अफ्रीका के जंगलों में। लेकिन आज हमें अवशेष उससे और पुराने मिल गए हैं, क्योंकि इंसान की निशानी होती है कि वो टूल्स बना सकता है। टूल्स बनाने वाले जो हमें चिन्ह जो है अब 40 लाख साल पुराने, 4 मिलियन ईयर्स पुराने मिल गए हैं, जब होमिनिड से होमोसेपियंस की तरफ बढ़ने लगे थे। होमोसेपियंस हालांकि 70,000 साल पहले आया, वो अभी भी तिथि वही है, लेकिन होमिनिड्स की तिथि बढ़ गई क्योंकि नई जानकारी आ गई। तो एक तो कारण ये होता है कि इतिहास में कोई नई पुस्तक मिल जाती है, कोई नया इंस्क्रिप्शन मिल जाता है, कुछ फॉसिल्स मिल जाते हैं, तो उससे अभी जैसे हाल में हमें बहुत सारे गंगा घाटी में, पहले ये माना जाता था कि जो वैदिक कल्चर है वो गंगा घाटी में नहीं गया, शुरू में पंजाब हरियाणा में ही था, लेकिन अब उसके अवशेष हमें मेरठ कानपुर तक मिल रहे हैं। तो नई जानकारी की वजह से हमें इतिहास को बदलना ही पड़ता है। पर इसके अलावा इतिहास क्योंकि उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिससे कि माइंड कंट्रोल किया जाता है, यंग जनरेशन को सरकार अपने हिसाब से उसकी मनोवृत्ति बनाने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से कई उसमें झुकाव त्रुटियां भी आ जाती हैं। उनको निरंतर उनकी आलोचना होनी चाहिए और जब ज़रूरत लगे तो उनमें बदलाव लाना ज़रूरी है। ये तो सर वैसे ही हो गया जैसे ब्रिटिशर्स अपने यहाँ स्कूल कॉलेज में पहली जो बुक्स उन बच्चों को पढ़ाते थे तो उसमें पहला चैप्टर होता था ब्रिटिश शासन के लाभ। तो बिल्कुल। सर आप ये बता सकते हैं कि 1947 के बाद से ये जो डेमोक्रेसी अपने हिसाब से हिस्ट्री को रीसेट करती है, ये कैसे हुआ 1947 के बाद से? 1947 से कांग्रेस का राज रहा और नेहरू जी खुद इतिहासकार थे, तो इतिहास में ख़ास तौर पे, पर राजनीति शास्त्र की पुस्तकों पर भी ये झुकाव जो एक कांग्रेसी गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा थी कि हमें, उनका उद्देश्य एक तरीके से बहुत बुरा नहीं था, उनका उद्देश्य अच्छा था कि हमें इस देश में जातिवाद और धार्मिक सौहार्द, ये सबसे बड़े चैलेंज है।
और इसके लिए हमें इतिहास को ऐसे पढ़ाना होगा कि कोई वितृष्णा वैर भाव बिल्कुल भी ना पनप पाए। ये अच्छा उद्देश्य है, पर इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनसे कि गुस्सा नफरत इत्यादि पनप सकता है, तो उनको हमें बड़े सलीके से रखना है। यहाँ तक ठीक था, लेकिन झुटलाना, तथ्यों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर रखना, कुछ जगहों पर ऐसा हुआ। जैसे एक उदाहरण के लिए कि इतिहास में मध्यकाल में जो अत्याचार हुआ, केवल राजपूतों पर ही नहीं, बाहर से आक्रमणकारी आए, वो तो खैर सभी जगह होता था, यूरोप में भी हो रहा था। तो मध्य एशिया वगैरह की जो ट्राइब्स हैं वो जहाँ भी जाती थी, जब वो मुसलमान नहीं थे तब भी करते थे। जैसे मंगोल जब आए थे, चंगेज खान कोई मुसलमान नहीं था, उसने मुसलमानों को बहुत मारा, बगदाद पूरा जला दिया, खलीफा को जिंदा जला दिया। तो ये पुराने काल में अत्याचार तो होते ही थे, लेकिन हमारे इतिहास में क्योंकि ज़्यादातर ये मुस्लिम्स मध्यकाल में आए आक्रमणकारी के रूप में, तो उसको उसके लिए कोई विपरीत भावना न पनपे, उसको लेकर तथ्यों को मोड़ना शुरू हो गया। ये कहने की बजाय कि जो अतीत में हो चुका वो हो चुका, उसको लेकर के हमें कोई आज भावनाएं अपनी खराब नहीं करनी है, बल्कि और ज़्यादा मधुर बनाना है संबंधों को। लेकिन छुटलाने लगे हम लोग। जैसे एक उदाहरण दूं कि नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि इस्लाम हिंदुस्तान में एक टॉनिक की तरह आया। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी और गलत स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि इस्लाम के आने के साथ बहुत ज़बरदस्त हिंसा हुई, इसमें तो कोई शक नहीं। बल्कि कुछ हिस्टोरियन जैसे विल ड्यूरेंट है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मसैकर मानते हैं, जो 10 करोड़ का आंकड़ा हाँ, दिया है, जो मतलब काफ़ी लंबे समय तक चला, 1000 साल करीब चला, आक्रमण होते रहे अब्दाली तक, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद तक। तो पूरे लंबे काल में अगर पूरा गिनेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक संहार है। लेकिन इसको टॉनिक कहना बहुत ही अजीब बात हो गई। तो नेहरू जी का उद्देश्य अच्छा था कि भाई कोई वितृष्णा ना रहे, कोई गुस्सा ना रहे हिंदू मुस्लिम इशू को लेकर, पर उसके लिए झुटलाना मेरे ख्याल से ये नेहरू जी तक तो सर फिर भी सही था। 1969 में जब से श्रीमती गांधी ने लेफ्ट लोगों का जो एक सपोर्ट किया, उसके बाद और जब से जेएनयू ब्रिगेड की स्थापना हुई और एक अलीगढ़िया जमात हावी हुआ नूरुल हुसैन के टाइम पे, और उस समय जो एनसीईआरटी की किताबें तैयारी की गई, रामचंद्र शर्मा, सतीश चंद्र और बिपिन चंद्र, जिनका प्रभाव आज तक लगभग बिना पढ़े उनका कोई एग्जाम निकल ही नहीं सकता, आज भी 2025 तक की है, उसमें जो हिस्ट्री को सर जो तोड़ा मड़ोड़ा गया, आज उनको सर सुधारने की बात की जा रही है। तो सर मेरा प्रश्न ये है, क्या हम एनसीईआरटी की पुस्तकों में सारे सच लिख देना चाहिए? झूठ कभी नहीं लिखना चाहिए, सारा सच तो हमेशा नहीं लिख सकते। इतिहास अतीत नहीं होता, अतीत का अध्ययन होता है। अतीत में जो खास घटा है वही हम लिख सकते हैं, और खास क्या होता है, जिससे बदलाव आया। सारे राजाओं को तो नहीं लिखा जाएगा, जिन राजाओं ने कुछ खास छाप छोड़ी समाज पर उनके बारे में लिखा जाएगा। ऐसे ही सारे आविष्कारों के बारे में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जिससे समाज बदला, बदलाव कैसे आया, इतिहास इसका अध्ययन है। तो उसी पैमाने पर हम घटनाओं को छांटते हैं, किसको इतिहास में रखें किसको ना रखें। लेकिन जब राजनीतिक उद्देश्यों से छांटा जाने लगता है घटनाओं को, वो गलत होता है। तो सर आपका इस विषय पर फिर क्या विचार होगा कि हम गजनवी से लेकर के औरंगजेब तक मानसिकता बताएं, मेंटलिटी बताएं? अटैक इतना हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, 17 बार अटैक क्यों हुआ? या औरंगजेब ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो अपने दृष्टि से आज भी उसको आइडियल किंग माना जाता है, जो भी हो उनकी सोसाइटी में। अपनी दृष्टि से तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन इंसानियत के नज़रिए से जिसका विनाशकारी और जुल्म भरा कोई प्रभाव रहा हो, तो उसको लेकर के जरूर इतिहासकार टिप्पणी कर सकता है। पर यहाँ तो उल्टा किया गया कि जो मंदिर तोड़े, जो जजिया दोबारा लगाया, जो कन्वर्ट फोर्सिबली करने के आदेश दिए गए,
और इसीलिए जो जो राजपूत पहले अकबर अपने साथ ले आए थे, उनसे इतने बड़े युद्ध और इतनी नरसंहार बर्बादी हुई, और फिर मुगल साम्राज्य खुद कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से और अंग्रेज़ों को सुविधा हो गई। तो ये उसके बड़े विनाशकारी प्रभाव निकले। तो उसकी समालोचना करना बेकार से उचित था, लेकिन इसको थोड़ा सा इस पे पर्दा रखा गया। उसका औरंगजेब एक बहुत ही पायस पीर फकीर था। इस तरह की बातें जब जोड़ी गई जो इतिहास के लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, उसकी नीतियों का क्या असर था। जैसे अकबर बिल्कुल भी पीर फकीर नहीं था, लेकिन उसकी नीतियां समाज के लिए बेहतर थी। तो ये इस पर जो पर्दा डालने का प्रयास किया अलीगढ़ और जेएनयू ने मिलकर, इनके इतिहासकारों ने, वो थोड़ा आलोचना उसकी वाजिब है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं ये एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहूँगा कि जो ये इतिहासकार हैं, सतीश चंद्र, सुमित सरकार, विपिन चंद्र, ये जो इस स्कूल के इरफान हबीब, इन लोगों की एक क्वालिटी थी, इसको हमें नहीं नकारना चाहिए। इन्होंने एक स्तर का इतिहास लिखा है, शोध किया है, और काफ़ी बड़े क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखें तो काफ़ी इनकी प्रोडक्टिविटी रही है। लेकिन ये वाला जो बायस है इनका, जिसको तुष्टीकरण कह सकते हैं, कट्टर इस्लाम का भी, या उस पर पर्दा डालना, उसके नाम पर जो विनाश हुआ उसके लिए बहाने ढूंढना कि नहीं ये तो जिहाद के उद्देश्य से नहीं आए थे, जबकि वो खुद कह रहे हैं, गजनी खुद कह रहे हैं। लेकिन फिर भी रोमेला जी कहेंगी नहीं नहीं, वो तो वहाँ पे बहुत पैसा था इसलिए मंदिर को खाली लूटा, जबकि गजनी को सोमनाथ के मंदिर में जैसे पंडितों ने कहा तुम जितना मर्जी पैसा ले लो, हमारे इष्ट देव को नुकसान मत करो, मूर्ति को। पर वो नहीं माना कि मैं गाजी कैसे कहलाऊंगा जब तक मैं। तो स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य धार्मिक भी था, लेकिन उसको ये गौण बनाते हैं। ये वाला जो खेल हुआ, प्रॉब्लम तो यही है ना सर कि अगर सारे मेडिएवल पीरियड में जितने भी सुल्तान या बादशाह हुए हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने वही किया जो उनके मजहबी ग्रंथ। कुछ गलतियों को ये मानते हैं, जैसे मोहम्मद तुगलक की को कहा जाता है ना ब्रिलियंट फूल, तो उसने तो 100 आदेश जारी किए थे। हाँ, एक दो नहीं, हम तो 5 ही पढ़ते हैं। हाँ, 100 आदेश जारी किए थे। लेकिन सर समस्या ये है, फिर उससे पॉलिटिकल इस्लाम की जो एक पूरा फेस है वो तो क्लियर हो जाएगा ना कि आखिर इस्लामिक लिटरेचर का जो एक पॉलिटिकल इस्लाम का फेस है जो और उन्होंने बड़ी सच्चाई से लिखा है, खुद लिखा भी है। इनफैक्ट वो लोग तो दरबार में इस चीज के लिए हिस्टोरियन को अपॉइंट्स करते थे कि मैं ये कर रहा हूं, तुम इसको राइट डाउन करो। जिसको हम आज के मापदंड से जुल्म कहेंगे, उसको उन्होंने बड़ी स्पष्टता से लिखा है। उनकी नजर में वो हालांकि जुल्म नहीं था, तो हमें उसमें नहीं जाना कि वो, लेकिन इंसानियत के नजरिए से वो बुरा था। तो अगर ये चीजें सारी बात आएंगी तो फिर इस्लाम की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं। देखिए, हर धर्म में अच्छाइयाँ होती हैं, ज़्यादातर कुछ कमियां भी होती हैं, हिंदू धर्म में भी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आया हिंदुस्तान में या यूरोप में भी गया इस्लाम, उसमें तलवार का रोल ज़्यादा था, इसको हमें मानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि उस समय तो भाई सभी इन्वेडर्स अत्याचार करते थे, पर हम ये उसकी कॉम्प्लिकेटेड एक दूसरी फैसेट ये है कि इंडिया में इतनी वायलेंस नहीं थी और इस तरह का नरसंहार नहीं होता था युद्धों के बाद। वो युद्ध में ही नहीं मारते थे, लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के मैदान के बाद भी जो संहार होते थे, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। सर आंकड़े तो इस चीज को हम लोगों ने अक्सर नकारा है, जिन इतिहासकारों की आप बात करें उन्होंने। पर मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपने एनसीईआरटी से बात शुरू करी थी। अक्सर ये जो टेलीविजन चैनल्स वगैरह पर बातचीत चल रही है, ये खाली सोशल साइंस या हिस्ट्री पर ही फोकस हो जाती है। एनसीईआरटी तो बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है पूरे शिक्षा व्यवस्था में, और बाकी टेक्स्ट बुक्स में, बायोलॉजी में भी ला रहा है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग ला रहा है। तो अक्सर हम भूल जाते हैं इस बहस की गर्मा गर्मी में कि एनसीईआरटी एक बड़ा सुधार सभी विषयों में कर रहा है, और उससे ज्यादा जो एक गहरी बात है, वो शिक्षा का स्ट्रक्चर बदल रहा है। जैसे अब 2 एग्जाम वो हो गए, अलाउ हो गए। आप दूसरा एग्जाम लेना चाहते हो, अब किसी वजह से
एक फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप ठीक से नहीं दे पाए, बीमार पड़ गए या कोई कारण हो गया, तो ये नहीं आपका पूरा साल खराब होगा, आप दोबारा बैठ सकते हो। और इसी तरीके से ऑप्शंस बहुत सारे खोल दिए गए। कोई साइंस का बच्चा है, अगर वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है वो आप पढ़ सकता है, बल्कि यही नहीं, वो स्पोर्ट्स को अपना सब्जेक्ट बना सकता है। कोई अगर मैथ्स में बहुत वीक है तो ज़रूरी नहीं कि उस वजह से वो फेल हो जाएगा। ये सारे परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है और सभी विषयों में आ रहे हैं, खाली इतिहास में नहीं आ रहे। उनकी चर्चा ही नहीं होती कितनी। अब जैसे बायोलॉजी में मेरे ख्याल से पिछली टेक्स्ट बुक में एक गलती रह गई थी कि उन्होंने लिख दिया था कि ओनली प्लांट्स मेक फोटोसिंथेसिस। ये गलत है तथ्यात्मक रूप से, तो अब उसको करेक्ट कर दिया गया है। या उन्होंने पहले शायद फिजिक्स में एक गलती कर दी थी कि ऑल एलिमेंट्स आर स्टेबल, ऑल एलिमेंट एटम्स आर स्टेबल, क्योंकि एलिमेंट एक ही तरह के एटम से बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अनस्टेबल होते हैं। अब उन्होंने कहा मोस्ट एलिमेंट एटम्स आर स्टेबल। तो ये सारे सुधार बहुमुखी हैं। ये केवल इतिहास को नहीं इतिहास की पुस्तकों में कुछ नहीं बदल रहे। हालांकि हाँ, यहाँ हमें ये कहना चाहिए क्या जो बदलाव लाए गए हैं उनमें भी कुछ गलती है। तो वहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, एक थोड़ा सा मुझे इनकी भी अतिशयोक्ति लगती है कि हमारे प्राचीन काल की जो साइंस और उसकी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन वो थोड़ी सी अतिशयोक्ति के साथ बताई जा रही है। तो वो मैं थोड़ा छात्रों को आगाह करना चाहूँगा कि हमें अतिशयोक्ति में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत गौरवशाली हमारा प्राचीन का इतिहास है। बल्कि जो आपने कहा बताया, JNU, अलीगढ़ और मार्क्सवादी जो कॉम्बिनेशन था, इन्होंने बहुत ही नाइंसाफ़ी की हमारे प्राचीन इतिहास के साथ। जबकि कुछ विदेशी इतिहासकार जैसे बाशम, वंडर दैट वाज इंडिया, वो कब की लिख चुके थे, जिसमें उन्होंने ये सारी हमारी उपलब्धियां खासतौर पे सांस्कृतिक क्षेत्र की बहुत अच्छे शब्दों में उनका विवरण दिया है, लेकिन उनको छिपाया गया या उन पर मतलब कम रोशनी डाली गई। कहने का मतलब मुगल आर्किटेक्चर बहुत महान हो गया। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में सिर्फ मुगल फूड्स को, मुगल कल्चर ग्लोरीफाई किया और गया। उससे भी ज्यादा बुरा ये था कि प्राचीन की जो उपलब्धियां हैं उसको थोड़ा सा छिपाया गया, बिल्कुल, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। ये क्यों छिपाया गया? क्योंकि नेहरू का वो वाक्य कैसे साबित होगा कि टॉनिक की तरह आया। नेहरू कहते हैं कि इस्लाम के आने से पहले यहाँ ठहराव आ गया था। भाई 1000 ईस्वी जो गजनी का काल है, इस्लाम के आने से पहले यहाँ शंकराचार्य थे, नालंदा था, ये कैसे ठहराव आ गया था? आप उसको नजरअंदाज करके ही तो ये एहसास दिला पाओगे कि भाई ठहराव आ गया था। अब तो सर आज ये भी विवाद हो रहा है कि नेहरू जी ने वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी भी थी कि नहीं लिखी थी। लिखा तो मोहम्मद हबीब के ने है, इरफान हबीब के पिताजी। ये तो नहीं, तो ये भी कहा जा रहा है। नेहरू जी निश्चय ही बहुत अच्छे लेखक थे और जेल में बैठकर उन्होंने लिखी, ये प्रशंसनीय बात है। और उनकी ओरिजिनल स्टाइल सब जगह सब पुस्तकों में दिखता है। उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी है वो भी बड़ा अच्छा एक प्राइमरी दस्तावेज है कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे पनपा। वो जो गांव वगैरह का विवरण उन्होंने किसानों वगैरह का दिया है वो पढ़ने लायक है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो उसमें कोई चोरी है, वो उनकी अपनी लिखी हुई है, पर उसमें ये एक बायस बहुत गलत था। तो सर एक चीज बार बार कही जा रही है कि जब सारी सच्चाई हम लिख देंगे तो उसका कहीं पॉलिटिकल यूज या मिसयूज भी तो हो सकता है, जैसे कि सारे नगरों के नाम बदलो या फिर ये हमारा था वापस करो। उसकी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली हमें झूठ कभी नहीं लिखना चाहिए, फर्स्ट चीज ये है। और जो महत्वपूर्ण सच है उसको जरूर लिखना चाहिए। सारा सच तो नहीं लिखा जा सकता। अब ये नहीं लिखा जा सकता कि भाई अकबर किस बीमारी से अंत में मरे थे, 1605 में उनको पेचिश हो गया। हाँ, तो उसकी आवश्यकता नहीं है लिखने की। हाँ, अब जो मेरे परिवार में वो भी तो अतीत का हिस्सा है, लेकिन वो इतिहास में थोड़ी आएगा। इतिहास में वही बातें आनी चाहिए जिनसे परिवर्तन आया, जिनसे समाज बड़े रूप से प्रभावित हुआ, उन तथ्यों को हमें लाना है। एक चीज जो सर अभी हाल के दिनों में उभरी है, मानसिकता का इतिहास। सोसाइटी में जो भी एरिया है, रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, उनकी मेंटलिटी को समझा जा रहा है और उनको
फोकस किया जा रहा है कि एंशियंट से मेडिएवल पीरियड में हम लोग गए तो जो भी आक्रमणकारी आए उनकी मानसिकता क्या थी। प्रॉब्लम यही आ रही है कि अगर ये अतीत की गलतियां हैं तो हम इन्हें एक सीमा तक ढक सकते हैं, लेकिन समस्या यही है कि जो उनके शिक्षण संस्थान हैं उनमें आज भी वही आइडियोलॉजी पढ़ाई जा रही है। हाँ, खासकर देवबंद में उसको हम नहीं सुधारेंगे तो अभी भी उसमें सुधार नहीं आया। अन्य सारे देशों ने अपनी गलतियों को सुधार लिया, और ये लेकिन झूठे इतिहास की वजह से ये वाला जो सुधार होना चाहिए था वो वो अवरुद्ध नहीं गया। हो पा रहा है। हाँ, वो अवरुद्ध हो तो गया। क्या आपको क्या लगता है कि अगर ये फैक्ट डाल दिया जाए कि पॉलिटिकल इस्लाम के इस्लामिक आइडियोलॉजी के तहत ये हुआ, 10 करोड़ लोग मारे गए या 40 लाख मंदिर मैं जो भी धर्म है, में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया इस्लाम को कि हमें तलवार के जोर पर पूरी दुनिया को का इस्लामीकरण करना है। तो ये जो विचारधारा थी इसकी वजह से हिंसा हुई, इसमें कोई शक नहीं। और उससे हमें बचना चाहिए। उसकी वजह से कितनी बर्बादी हुई, और इस्लाम मुस्लिम समाज में खुद भी तो हुई। उस हमसे ज्यादा हुई है। जितना ज्यादा मुस्लिम्स ने ही एक दूसरे को इसके कारण मारा, क्योंकि फिर शिया जैसे इस्लाम के नाम पर हम औरों को सहन नहीं करते, फिर कई जगह सुन्नी शिया को सहन नहीं करते या अहमदिया को सहन नहीं करते, तो फिर वो लड़ाई चलती रहती है। तो सबसे बड़ा उसका समाधान है सहनशीलता। तो फिर सर आगे हम टीपू सुल्तान को या औरंगजेब को या अली बंधु को कैसे देखेंगे? नहीं, जो उनके हमें निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। असाधारण व्यक्तित्व थे ये, कोई उसमें दो राय नहीं, तभी उन्होंने इतने बड़े परिवर्तन ला पाए। लेकिन जहां उनका नकारात्मक पहलू है, जो जुल्म उन्होंने किया, उसको भी छिपाना नहीं चाहिए। तो सर क्या लगता है एनसीईआरटी की किताबों में जब सब फैक्ट आ जाएगा तो आज की भारतीय समाज में जो भी धर्मों के लोग हैं उनमें सहनशीलता बढ़ेगी या दुराव होगा और ज्यादा? नहीं, इसको हम अगर इस तरीके से पढ़ाएंगे कि हमें पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है, इनसे सीख लेनी है और इंसानियत का सबक लेना है कि जिन के कारण हिंसा बढ़ती है उन चीज़ों को त्यागना है। इतिहास से तो हमें सबक लेना, तो उससे कोई वितृष्णा बढ़नी चाहिए ऐसा नहीं। सच को कबूलना चाहिए, लेकिन बगैर किसी गुस्से और बगैर किसी नफरत। और फिर सबसे बड़ी बात ये बुनियादी सिद्धांत है, अगर किसी के पूर्वजों की गलती करी तो आज उसको थोड़ी सजा दे सकते हैं। मैं ही कोई गलती कर दूंगा तो कानून बेटे को भी सजा नहीं देने देगा, वो तो बहुत पहले के पूर्वज हैं, तो वो चले गए। बस ये कि उससे हमें सबक लेना है कि समाज की प्रगति और खुशहाली को कैसे उन नीतियों की वजह से क्षति पहुंची, वो आज न दोहराई जाए, बल्कि उससे हमें और ज़्यादा सजग होकर भाईचारा बढ़ाना है कि कोई गलत विचारधारा वाले लोग और एक्सप्लॉइट करने वाले लोग इन दरारों का फ़ायदा ना उठा पाए। पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम राजनीतिक इतिहास पर ही खाली फोकस रहेंगे, वहीं ये समस्याएं हैं। इसके अलावा आर्थिक इतिहास है, सामाजिक इतिहास, मतलब परिवार कैसे बदला, वर्गों का ढांचा कैसे बदला। फिर उसके बाद सांस्कृतिक इतिहास में हम एक चीज़ तो पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर, आर्ट वगैरह, लेकिन सांस्कृतिक इतिहास का बहुत बड़ा पहलू है शिक्षा व्यवस्था और धर्म और लोक कथाएं इत्यादि से मानसिकताएं कैसे बदली। मानसिकताओं का मतलब मूल्य और विश्वास लोगों के कैसे बदली, उसका इतिहास होना चाहिए। मैंने कहा ना, इतिहास बदलाव की कहानी है, पर यह बदलाव केवल राजनीति के स्तर पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हम क्यों पढ़ते हैं राजनीति के स्तर पर ज़्यादा? क्योंकि राजाओं ने लिखवाया, उन्होंने अपने बारे में लिखवाया, अकबर ने अपनी कहानियां लिखवा दी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कहानियां लिखवा, या नेहरू जी ने लिखी, तो हम राजनीति पर ही ज़्यादा अटके रह जाते हैं। पर इतिहास तो समाज के हर पहलू का होना चाहिए। विज्ञान का भी इतिहास पढ़ना चाहिए, कलाओं का इतिहास पढ़ना चाहिए, और जैसे मैंने कहा मानसिकताओं का इतिहास। ये सबसे मुश्किल है लिखना। मूल्यों में कैसे बदलाव आया, निश्चय ही बदलाव आया है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्दा बहुत कम था हिंदुस्तान में इस्लाम के आने से पहले। अब ये मूल्य बदले इस्लाम के आने के बाद, क्योंकि हिंसा के साथ एक तो इस्लाम आया ज़्यादातर शुरू में, हालांकि यहाँ भी शांतिपूर्वक आया था केरल में,
लेकिन बाद में उसका बड़ा जो वो प्रविष्टि हुई वो तलवार के साथ हुई। तो उसकी वजह से महिलाओं पर भी अत्याचार हुआ, तो शायद उसकी वजह से पर्दा आ गया। लेकिन पर्दा आने का एक कारण भक्ति आंदोलन भी था। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, महाभारत की, पुराणों की, अजंता एलोरा की, खजुराहो की, उसमें पर्दा नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे ऐसे ही परिवार बदल रहा है। आज बदल रहा है परिवार, कितना बड़े स्तर पर बदल रहा है। तो ये मानसिकताओं के परिवर्तन का द्योतक है। इसका मतलब हिस्ट्री ऑफ माइंड, मेंटालिटीज आने वाला टाइम पीरियड कुछ ऐसा ही होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक और क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मेंटालिटी से बाकी सब कुछ होता है। आपने जैसे कहा ना, इतना विनाश क्यों हुआ? क्योंकि एक मेंटालिटी थी आक्रमणकारियों की, है ना? या पहले क्यों नहीं था इतना? क्योंकि यहाँ के मूल्य कुछ अलग थे कि शाम हो गई तो अब लड़ाई बंद। महाभारत का अब जख्मी चाहे दूसरे दल का है, उसकी भी मदद की जाएगी। तो ये मूल्यों के फर्क होने से होता है। ये अलग अलग समाज में कैसे अलग अलग है, उनका अध्ययन होना चाहिए, और उनमें बदलाव कैसे आया है वो इतिहास में जरूर पढ़ा जाना चाहिए। तब तो सर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड हिस्ट्री के भी सिलेबस को बदलना पड़ेगा। 22 पेज में सिर्फ ये पढ़ाया जाता है हिटलर ने ये किया वो किया, लेकिन उसमें कहीं भी 2 लाइन का वो फैक्ट नहीं है कि हिटलर ने यह क्यों किया। हिटलर के पहले भी ये परंपरा चली आ रही है, तो फिर तो बाइबल से लेकर के 1945 तक सब बताना पड़ेगा कि जिनोसाइड्स हुए, तभी तो सब समझ में आएगा कि आज भी रशिया और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाइयाँ। नहीं, इतिहास में जैसे जब हम हिटलर को भी पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति की मानसिकता क्या हो जाती है उसकी कोई व्याख्या नहीं। अब मैंने हाथ ऐसे क्यों रखा, ऐसे क्यों नहीं रखा, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया, वो एक एक्सीडेंटल बात है। लेकिन इतने सारे लोगों ने हिटलर का साथ इस कुकर्म में क्यों दिया, ये महत्वपूर्ण, ये इतिहासकार को और समाजशास्त्री को ढूंढना होता है। वो तो अभी भी नहीं है सर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। हाँ, वो हालांकि मार्क्सवादी उसका एक नजरिया बताते हैं, वो हम हर चीज में पूंजीपतियों को दोषी बता देते हैं। तो वो एक व्याख्या देते हैं कि भाई फासिज्म क्यों आया, मतलब बियॉन्ड हिटलर एक फासिस्ट मूवमेंट क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि पूंजीपति संकट में थे, उनको एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो लेबर को कंट्रोल करके रखे, इसलिए उन्होंने हिटलर पैदा कर दिया या मुसोलिनी पैदा कर दिया। पर यह व्याख्या गलत है। पहले तो ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। पूंजीपतियों ने फासिस्टों का साथ नहीं दिया, बल्कि हिटलर भी अपने आप को समाजवादी कहता था। नाजी पार्टी मतलब ये समाजवादी, राष्ट्रीय समाजवादी। मुसोलिनी खुद पहले एक मार्क्सवादी था, वामपंथी था। तो आज भी तो सर यही लोग कहते हैं, ये जितने भी लेफ्ट आइडियोलॉजी के लेखक हैं वो कहते हैं अंबानी अडानी को एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस तरह के उन्माद को पैदा कर सके और हम इंडिया के सारे रिसोर्स पर कब्जा कर सके। कभी भी वो सोसाइटी, मेंटलिटी या कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। तो खैर हमारा वो सवाल रह गया कि अगर पूंजीपतियों की वजह से नहीं आया हिटलर और मुसोलिनी फांसी का, तो किस वजह से आया? इतने पढ़े लिखे समाज में इतना विनाशकारी और नफरत भरा एक मूवमेंट क्यों खड़ा हुआ? तो उसकी व्याख्या ये है कि दोनों विश्व युद्धों के बीच में और जो आर्थिक संकट 1929 से आया था, तो उसमें बदहाली इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग एक शक्तिशाली शासक ढूंढ रहे थे जो उनकी स्थिति को थोड़ी हो सकता है बेहतर बना पाए। और वो जैसे इनको एक मौका मिला हिटलर मुसोलिनी को इस अराजकता के माहौल में ऊपर पहुंचने का, तो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग शुरू कर दिया। और ये केवल यूरोप में ही नहीं हुआ है, ये दुनिया में बहुत जगह हुआ है। एक तरीके से पाकिस्तान, दुर्भाग्य से हमें कोई दुर्भावना नहीं है पाकिस्तान के लिए, हमें तो हमदर्दी है, लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान में आधा टाइम इसी तरह का शासन रहा है। वहाँ अहमदियों के साथ वही हुआ है जो हिटलर ने ज्यूज के साथ किया। अभी भी हो रहा है। हाँ, अभी भी हो रहा है। तो एक जो आंकड़ा है, प्रतिदिन 11 सिया पर डे मारे जा रहे हैं इसी तरह से सूडान में, कंबोडिया में, और यहाँ तक कि माओ और स्टालिन ने भी यही काम किया। जुल्म को अगर हम एक पैमाना बनाएं फासिज्म का, तो ये इसको एक्चुअली सही वर्ड होगा टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का वामपंथी रूप भी हो सकता है, फासिस्ट रूप भी हो सकता है, 10 करोड़ जहाँ पे सत्ता का उपयोग जुल्म के लिए किया जाता है। स्टालिन के बारे में कहा जाता है वो सुबह उठ के सबसे पहले ये देखता था आज किस किस को मारना है, और वो खाली एक व्यक्ति को नहीं मारता था, उसकी हॉबी थी।
वो पूरे परिवार को मरवाता था कई बार। 1917 से 1990 तक 10 करोड़ लोग वामपंथ के शिकार हुए, हाँ, मारे वो गए, अंदाजे उसके थोड़े से अलग है, लेकिन करोड़ों में लोग मारे गए। मारे गए। एक सर और भी कहना है कि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में हर डिपार्टमेंट में कंपैरेटिव रिलीजियस डिपार्टमेंट, तुलनात्मक धर्म अध्ययन विभाग बनाया जाए, जिससे धर्मों के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाए। जैसे कि मैं अगर इस्लामिक लिटरेचर में कुरान पढूं, हदीस पढूं, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री पढूं, या फिर वो भी दूसरे रिलीजन अच्छी पहल है ये, बगैर किसी दुर्भावना के, और ये खास तौर पे ध्यान रखते हुए कि धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है, एक एक दूसरे धर्मों की अच्छी सीख लेने के लिए, कोई दुर्भावना क्रिएट करने के लिए। तो ये एक अच्छी पहल ये एक हो विषय सकती है। होना चाहिए। अब सब पे थोपना नहीं चाहिए, लेकिन कि सबको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक डिपार्टमेंट ही होना चाहिए। जो लोग धर्म के तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, धार्मिक अध्ययन कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विषय विकल्प होना चाहिए। तो सर इसका मतलब जो आज एनसीईआरटी में बदलाव हो रहा है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि ये बदलाव खाली ये औरंगजेब शिवाजी वाला नहीं है, ये राणा प्रताप अकबर का नहीं है जिसपे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये बहुत अच्छा बड़ा बदलाव है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की चॉइस बढ़ाई जा रही है। वो अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसे भी पास होने का हक है। अगर किसी को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो ये जरूरी नहीं कि वो 10th पास नहीं कर सकता, और इतनी ट्यूशन के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अपनी रुचि के हिसाब से विषय लो और अपनी अपनी रेसिपी बनाओ। तुम्हें साइकोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स के साथ पढ़ सकते हो। तुम्हारा अगर स्कूल ऑफर नहीं कर रहा तो तुम उसको एक विषय को ओपन से ले सकते हो। ये तो बहुत ये पहले ऑप्शन, होना चाहिए। हाँ, ये नहीं बहुत तो हम पहले जैसे नहीं। सोशल ये साइंस जो के जो रिजिडिटी थी ये बहुत गलत थी। सोसाइटी में एक इंडिकेटर बना दिए गए कि जो मैथ्स में अच्छे नंबर लाएगा, अच्छे स्टूडेंट्स का खिताब उन्हें ही मिलेगा। तो हम जैसे लोग और जो एक और सोशल चीज बड़ी अच्छी हो रही है, साइंस स्किल पर ज्यादा जोर दिया स्किल जा रहा पे है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। हर एक कोई एकेडमिक थोड़ी होता, हर एक किसी को रिसर्चर थोड़ी बनना है। हम इतना ज्यादा क्यों थोपे हिस्ट्री केमिस्ट्री वगैरह हर एक किसी पर? प्रैक्टिकल पोर्शन पर भी ध्यान देना चाहिए, और बच्चों को इंटर्नशिप के लिए 11th-12th से जाना चाहिए, इंडस्ट्री में जाके कुछ सीखें, ताकि वो जब अगर बाई चांस अफसर ना बन पाए, गवर्नमेंट जॉब ना लग पाए, तो ये नहीं कि उसके बाद वो हताश होकर बैठ जाए या 10 साल तक एग्जाम ही देते रहे। हर एक किसी की एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिससे वो कमा सकता है, हुनर होना चाहिए। बल्कि आईएएस ऑफिसर से इंटरव्यू में पूछा जाना चाहिए हुनर है कि नहीं है। नहीं हो तो उसे आईएएस बनाना नहीं चाहिए। चाहे माली का हुनर हो, चाहे उसको ड्रेस डिजाइनिंग का हुनर है, पेंटर है, तो उसे हुनर का यूटिलाइजेशन कैसे होगा फिर? एक तो वो बेहतर इंसान बनेगा खुद ही, उसकी कुछ हॉबीज जरूर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि वो लोग आईएएस बनने के चक्कर में उनका पूरा पर्सनैलिटी वन साइडेड ना हो जाए। अगर उन्हें पता है कि इस चीज को भी आंका जाएगा तो वो हुनर कुछ डेवलप करेंगे, और बाई चांस आईएएस नहीं बन पाए तो कुछ और काम कर लेंगे। एक चीज और सर मेरा पूछना रहेगा, दुनिया भर के देशों ने अपने अपने स्कूल कॉलेज के बुक्स में क्या चेंज किया जिसको हमें भी अडॉप्ट करने की जरूरत है? यूरोप में, अमेरिका में ये क्या हुआ? जर्मनी की जो शिक्षा व्यवस्था है, और जर्मनी के बहुत विकसित होने का, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग जो वहाँ पे बहुत डेवलप्ड है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि स्किल वोकेशनल लर्निंग जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। वहाँ 6th क्लास के बाद जो है वोकेशनल स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप खाली किताबी ज्ञान नहीं हासिल करते, और बच्चों को वर्कशॉप पर, शॉप्स में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, कुछ ना कुछ हुनर सीख के आओ। तो ये सर हमारे ये एक उनसे सीखना चाहिए, जापान से हमें राष्ट्रवाद सीखना चाहिए। तो ये सर हमारे गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम से संभव आपको दिख रहा है? हाँ, उसी दिशा में ये परिवर्तन कुछ हो रहे हैं। हालांकि मैं चाहूँगा कि और गति से हो 10 साल गुजर गए तो और हम उलझे रह गए आइडियोलॉजिकल वॉर में ज़्यादा। अच्छा है, बल्कि ये सर मुझे मोदी सरकार की ये चीज़ अच्छी लगी कि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पुश नहीं दे रहे, बड़े आराम से चल रहे। लेकिन जो स्किल वगैरह है वो अभी सफल नहीं हुआ है उनका, जो उन्होंने
स्किल लर्निंग वगैरह जोर तो दे रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके लिए लैब्स चाहिए होंगे, उसके लिए ट्रेन टीचर्स चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए स्कूलों में, और सबसे बड़ी बात है बच्चों में उसे, पेरेंट्स में भी हमें लोकप्रिय बनाना है। हमारे सबसे जो पिछड़े बच्चे हैं वो आईटीआई में जाते हैं, क्यों? आईटीआई को हमें उतना ग्लैमरस बनाना चाहिए। अगली फिल्म कुछ होता है वो आईटीआई में बननी चाहिए, कॉलेज में नहीं। तो सर एक चीज, ये जो बार बार आरोप लग रहा है कि सरकारें बदलती हैं तो इतिहास भी बदलता है, और इतिहास का मेन दायित्व तो है सरकारों की सेवा करना। अभी कुछ दिन पहले हबीब साहब ने ये बात उसका कही दुरुपयोग थी। है। दुरुपयोग है। ये इतिहासकार का ये काम नहीं है, इतिहासविद का और इतिहास के अच्छे छात्र का ये काम नहीं है। वो कोशिश होगी, क्योंकि इतिहास से हमारी वैचारिक रुझान और अपनी पहचान, अस्मिता, वो काफ़ी हद तक शेप होती है। तो उसको इसलिए ज़्यादा कंट्रोल करने की सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन इस सरकार ने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन जैसे अब जा करके 2004 में सर जो गलतियां या जो पहल हुई, हाँ, उससे बड़ी सबक लेते हुए पहले फैक्ट, इतिहास के जितने नेगेटिव फैक्ट्स हैं वो मीडिया में आए, व्हाट्सएप पर लोगों को फैले, और लोग पहले से इनके बारे में बखूबी जानते रहे। फिर उसके बाद अंतिम दौर में एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव का पहल हुआ। शायद यही कारण है कि लेफ्ट आइडियोलॉजी के जितने भी स्कॉलर हैं मीडिया से पर मैं गायब हैं। दो तरह की कमियां इसमें देख रहा हूँ। अगर हम वैचारिक रुझान के स्तर पर भी आकलन करें, एक तो जो मैंने कहा कि हमें ओवर ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए अपने एंशियंट पास्ट को। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, नई जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है, मेरे ख्याल से 7th क्लास वाली में, ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान 47 में ही राष्ट्र नहीं बना, प्राचीन काल से एक राष्ट्र था। अब ये अतिशयोक्ति है। हम लोग सिविलाइजेशनल स्टेट तो थे, लेकिन नेशन स्टेट वो तो 19th सेंचुरी में आया। हाँ, क्योंकि नेशनलिज्म की जो आधुनिक परिभाषा है वो तो खैर उस समय थी ही नहीं, लेकिन एकता का, राजनीतिक एकता का कंटिन्यूटी नहीं था। कभी कभी कुछ सम्राट आए, उन्होंने एक सूत्र में बांध लिया, लेकिन ऐसी संस्थाएं नहीं थी और ऐसी आम लोगों में भावना नहीं थी कि हाँ हम सरहिंद से लेके और कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र है। कुछ चीजें हम में एक थी, इसीलिए हम सिविलाइजेशनल स्टेट थे। जैसे एक क्या था, जाति प्रथा हिंदुस्तान के पोर पोर में मिलती है। खाली ट्राइबल पॉकेट्स को हम छोड़ दें तो हर गांव में जाति प्रथा है, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो। फिर हमारा परिवार, ये तो एक नेगेटिव साइड थी जाति प्रथा। परिवार हमारा सकारात्मक पहलू है। वही राखी का त्योहार और ये सब पूरे हिंदुस्तान में मिलता है। एक तरह के गीत और एक तरह इष्ट देव हमारे अलग अलग हैं, लेकिन धार्मिकता की जो गहराई वो एक है। तो लड़ाई तो सर इसी की है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है। बल्कि हिंदू मुस्लिम में भी पीर फकीरों को इकट्ठे मानते हैं, और एक तरह की धार्मिकता है, चाहे हमारे विश्वास अलग है कि अल्लाह को माने या विष्णु को माने या ब्रह्म को माने, लेकिन जो धार्मिकता की गहराई है, जैसे खाना भी खाएंगे तो एक आचमन के साथ या वो अपनी इबादत के साथ शुरू करते हैं। तो ये जो गहराई है ये व्यापक है हिंदुस्तान में। तो कई एकता के सूत्र हैं, इसलिए हम एक सिविलाइजेशन स्टेट रहे हैं, मध्यकाल में भी थे, प्राचीन काल में भी थे। लेकिन नेशन स्टेट कहना कि हम शुरू से रहे हैं, ऐसा अगर नेशन स्टेट होते तो क्या इतनी आसानी से आक्रमणकारी हमको रौंदते रहते? भाई ठीक है, हमने काफ़ी रजिस्ट भी किया। हमारे यहाँ अगर जयचंद हुए हैं तो पृथ्वीराज भी हुए हैं, प्राणा प्रताप हुए, राणा सांगा हुए, और इसीलिए इस्लाम जो कि ईरान, इजिप्ट वगैरह को पूरी तरह से बदल गया कुछ दशकों में, वो 1000 साल में यहाँ पर पूरा इस्लामीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि एक रेजिस्टेंस मिली, बड़ी ताकतवर रेजिस्टेंस मिली। और साथ में हमारा कुछ एक रामचरितमानस है, जो हमारी लोकगीत हैं, उनकी वजह से दलितों ने भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, जबकि उनको बहुत प्रलोभन दिया जाता था और प्रताड़ना भी दी जाती थी
लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बने मुस्लिम। तो हमारी एक सांस्कृतिक काफ़ी स्ट्रेंथ है, पर उसको हमें अतिशयोक्ति, हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि चीन से भी ज़्यादा हमारे यहाँ तकनीकी विकास हुआ। भाई निश्चय ही चीन में तकनीकी विकास ज़्यादा हुआ था प्राचीन काल में। दुनिया का पहला सेंसस, दुनिया पहली किताब, पहली प्रिंटिंग, बारूद, कॉम्पस, सब चीज़ें चीन में ही जाती। पहली सिविल सर्विस एग्जाम, ब्यूरोक्रेसी, हाँ, ये चीन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जमींदारी प्रथा सारी दुनिया में जैसे ही थोड़ी सी प्रगति हुई, सब जगह जमींदार काजे हो गए, काबू कर लिया इन्होंने। एक चीन ने इसका समाधान निकाल लिया। हमारे यहाँ थोड़ा सा समाधान निकला ब्राह्मण उससे, कि ब्राह्मण है तो वो जमींदार से भी ज़्यादा श्रद्धेय है। लेकिन चीन ने सिविल सर्विस एग्जाम, जेंट्री की जो है पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम पास करके आया है, वो गरीब का लड़का भी हो सकता है, उसकी ज़्यादा पावर है। तो ज़मींदारों को एक कंट्रोल करने का, और ये आसान काम नहीं था, क्योंकि राजा भी तो हर गांव में थोड़ी अपनी फौज ले जाएगा, उसे भी ज़मींदारों के लठैत चाहिए जब लड़ाई का समय आता है। तो ये जो गठबंधन था सम्राटों का और ज़मींदारों का, ये चीन ने तोड़ा। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए सर। मूल बात तो लड़ाई इसी की है, नेशन स्टेट और कल्चरल स्टेट की। तो कुल मिला के सर हम अपनी बात को यहीं कंक्लूड करते हैं कि आज जो इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में बदलाव हुआ है वो काबिले तारीफ है, वो होना चाहिए। और मध्यकाल में खासकर मुस्लिम शासकों के पीरियड की जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें भी सहजता से पुस्तकों में शामिल करना चाहिए, ताकि भविष्य में सुधार की पहल हो सके। और प्राचीन भारत में अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि दुनिया भर की जो ज्ञान राइट विंगर्स कहते हैं, और फॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से हमारे शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। लेकिन दुनिया की सारी ज्ञान विज्ञान वेद से और पुराण से ही निकला है, रूप में हम इस तरह की अतिशयोक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। हमारा इंसानियत का नजरिया होना चाहिए, और थोड़ा सा गर्व होना चाहिए कि चलो हमने इतनी उपलब्धियां हमने भी करी हैं, लेकिन सब कुछ हमने पहले किया है, इसमें ये झूठ में जाने की क्या जरूरत है। तो आज की वार्ता का अंतिम निष्कर्ष आपके सामने है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में सरकार के द्वारा जो भी बदलावों का दौर चल रहा है उसके क्या असर हो सकते हैं अभी वर्तमान में और दीर्घकाल में। किसी भी तरह की अतिशयोक्ति न होनी चाहिए और इसका दुरुपयोग न हो, इसका राजनीतिक इस्तेमाल न हो, हमारी तो इच्छा यही रहेगी। धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय को निकाला और सारी वस्तुओं स्थिति के ऊपर गहराई से प्रकाश डाला, जिनकी अपेक्षा आज के समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से की जानी चाहिए, वो टेलीविज़न या मुख्य अन्य संचार माध्यमों में पूरी नहीं हो पा रही है और वार्ता हमेशा दिग्भ्रमित हो जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं बस एक बात जोड़ना चाहूँगा, श्रोताओं की टिप्पणी और आलोचना हम आप बहुत अपनी स्वागत है, जरूर टिप्पणियां रखें और कि क्या क्या किन किन मुद्दों के ऊपर आपकी सहमति और असहमति है, और फिर हम अपने वार्ता को अगले क्रम तक जारी रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।